ड्राइववे में पार्क की गई कार ने एक बार फिर उस घर को देखा जिसमें मैं बड़ा हुआ था। मेरे एक दोस्त ने एक बार इसे भयावह घर कहा था। मेरे 5 भाइयों और मैंने फैसला किया कि हम अपने माता पिता के नियंत्रित व्यवहार से तंग आ चुके हैं। ये तब शुरू हुआ जब मैं छोटी बच्ची थी। मेरे पिता हमें एक पैर पर खड़ा करके स्कूल की किताबों से पूरे पन्ने सुनाते थे। अगर हम एक भी गलती करते तो वे हम पर घंटों चिल्लाते और चीखते रहते, कभी कभी तो हमें भूखे पेट सोने भी देते। मेरा सबसे बड़ा भाई जे हमेशा हमसे वादा करता था, एक दिन मैं इतना पैसा बचा लूंगा कि हम सब यहाँ से निकल सकें। और आखिरकार वह दिन आ ही गया। जे ने एक स्थानीय सुविधा स्टोर में सालों तक काम करके जो पैसे बचाए थे, उनसे उसने एक बड़ा कारवां खरीदा। हम सभी 6 लोग इसमें आराम से बैठ सकते थे। मेरा सबसे छोटा भाई अभी भी घर में था। मेरे माता पिता हमेशा की तरह सोफे पर बेहोश पड़े थे। ईजे स्टीयरिंग व्हील के पीछे से चिल्लाया, जल्दी करो इससे पहले कि वे जाग जाएं। टॉम घर से बाहर भागा। जैसे ही वह अपने आखिरी बैग कारवां में रखने वाला था, मेरे माता पिता सामने के दरवाजे से भागते हुए बाहर आए। मेरी माँ चिल्लाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पिता हवा में मुट्ठियां उठाए हमारी ओर दौड़े। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम हमसे छिप नहीं सकते, मेरे पिता चिल्लाए। मेरा सबसे छोटा भाई बहुत धीमा था और मेरी माँ ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। हम हमेशा अपने माता पिता से बहुत डरते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। हम में से बाकी लोग कारवां से बाहर कूद पड़े और मेरी माँ को मेरे छोटे भाई से दूर धकेल दिया। अपने जीवन में पहली बार मेरे माता पिता हारे हुए लग रहे थे। मेरी माँ ने टॉम को जाने दिया। हम सब कारवां में सवार हो गए और ईजे गाड़ी चलाकर जाने लगा। मेरे माता पिता चिल्ला रहे थे, मुट्ठियां लहरा रहे थे। हम सभी 6 लोग राहत और वास्तविक शुद्ध खुशी के साथ हंसने लगे। हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? दुनिया हमारे लिए खुली थी। मैं दूसरे नंबर पर सबसे छोटा था, इसलिए मुझे वास्तव में कुछ कहने का अधिकार नहीं था, लेकिन मुझे उन सभी के साथ समय बिताना अच्छा लगता था और मैं अपने भाइयों पर पूरे दिल से भरोसा करता था। हमने रात भर गाड़ी चलाने का फैसला किया। मेरे 2 भाइयों ने बारी बारी से गाड़ी चलाई, जबकि हम बाकी लोग सो गए। मेरे भाई बहुत साफ सुथरे नहीं थे और वे सभी बहुत जोर से खराब करते थे। मैं ऐसा नहीं पाया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी खर्राटों से कारवां की छत ही उड़ जाएगी। मैंने कारवां की खिड़कियों से तार को देखा। हमारे बगल में एक छोटे से भूरे रंग की कारवां में एक परिवार चल रहा था। पीछे सितारों को देखते हुए वह सबसे सुंदर लड़का था जिसे मैंने कभी देखा था। उसके बाल काले थे, मोटे कोमल थे और जबड़े मजबूत थे। उसने देखा कि मैं उसे घूर रहा था। मैंने उसे न देखने का नाटक करने की कोशिश की, लेकिन मैं लाल हो गया। उसने मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ हिलाया। मैंने शर्म से हाथ हिलाया। उसने एक खाली कागज निकाला और उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। उसने कागज उठाया और उस पर लिखा था, मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है। उस समय मेरे एक बड़े भाई ने मेरे चेहरे के सामने खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। उसने कहा, 18 साल की उम्र तक कोई लड़का नहीं, और वापस बिस्तर पर चला गया। जब मैंने फिर से पर्दा खोला तो वह जा चुका था। अगले दिन हम जानवरों वाले खेतों, खूबसूरत घास के मैदानों और कुछ नदियों से गुजरते हुए क्रॉस कंट्री ड्राइव पर निकले। ईजे ने सुझाव दिया कि हम रात को एक कारवां पार्क में रुकें। हमने कारवां पार्क किया और पार्क के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ, एक स्टैंड में भूरे रंग का कारवां खड़ा था। अरे तुम, मेरे पीछे से एक धीमी आवाज आई। वह सड़क पर से आया लड़का था। लगता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, उसने कहा। अरे मेरा नाम मिंडी है, मैं हंस पड़ी। हम बातें करने लगे। हम दोनों में बहुत सी समानताएं थीं। मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगीं। कुछ मिनट बात करने के बाद मेरे बड़े भाई ने कारवां पार्क के उस पार से मुझे आवाज दी। मैंने कहा, मुझे जाना है, माफ करना। लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, आज रात 12 बजे नदी के किनारे मुझसे मिलो। मैंने सिर हिलाया। उस रात मैंने अपने सभी भाइयों के खर्राटे लेने का इंतजार किया
और फिर मैं कारवां से बाहर निकल गया। मैं उसे फिर से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वो नदी के किनारे एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे खड़ा था, पहले से ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसके हाथ में एक जंगली फूल था। उसने मुझे दिया और अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर दिया। हमने चांदनी रात में एक दूसरे को चूमा। यह एक ऐसा रिश्ता था जो तुरंत ही हमारे बीच बन गया। उसका नाम जैक था। जैक ने अपनी जेब से चाकू निकाला और ओक के पेड़ के तने पर हमारे नाम के पहले अक्षर उकेर दिए, जे और एम। सूरज उग चुका था और मुझे कारवां में वापस जाना था। मुझे लगा कि मेरे भाई इस बात से नाराज होंगे कि मैं रात में इधर उधर घूम रहा हूँ, लेकिन इसके बजाय मैं एक अलग तरह के युद्ध क्षेत्र में चला गया। टॉम कहाँ है? मैंने उसे कारवां पार्क में हर जगह खोजा। मिंडी, क्या तुमने टॉम को देखा? क्या वह तुम्हारे साथ था? हर कोई पागल हो रहा था। नहीं नहीं, वो मेरे साथ नहीं था। क्या टॉम वाकई गायब था? मैंने ईजे को इतना चिंतित कभी नहीं देखा। उसने कहा, सब लोग अलग हो गए। 1 घंटे में वापस आ जाओ। हम पांचों अलग हो गए। हमने हर जगह तलाश की, रिसेप्शन पर, नदी के किनारे, बाथरूम में और यहाँ तक कि आसपास के घने जंगलों में भी पूछा, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पाए। हमने चिल्लाकर सभी से पूछा। जैक ने स्थानीय पुलिस को फोन करके भी मदद की, लेकिन उन्होंने कहा कि वे हमारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उसे गए हुए 48 घंटे नहीं हुए हैं। ईजे ने कहा, हम अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर सकते। हम इसका हल निकालेंगे। हम हमेशा ऐसा करते हैं। हम कारवां में सवार हो गए और टॉम की तलाश शुरू कर दी। ये सभी कारवां पार्क के आसपास स्थित हैं, जो बजरी वाली सड़कों, घाट सड़कों और सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं। लेकिन कुछ नहीं। अंधेरा होने लगा था। जे, उन्होंने सुझाव दिया कि हम कारवां पार्क में वापस जाएंगे, इस उम्मीद में कि टॉम वहां रुक गया होगा। हम बजरी वाली सड़क पर घंटों गाड़ी चला रहे थे, लेकिन हम पूरी तरह से खो गए थे। हम एक रेतीली सड़क पर आ गए थे, जहां कोई स्ट्रीट लाइट या पिट स्टॉप नहीं था। जे को कारवां पार्क में वापस जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। और अब आधी रात हो चुकी थी। रेतीली सड़क के बगल में एक खुला क्षेत्र था और हमने कारवां को वहां पार्क कर दिया। हम सुबह भी खोज जारी रखते थे। हम बहुत थक गए थे। हम सभी 5 लोग बेहोश हो गए। अगली सुबह मैं अपने भाई की चीख से जागा। हम कहाँ हैं? जब हमने कारवां की खिड़की से बाहर देखा, तो हम चारों ओर रेगिस्तान से घिरे हुए थे। हर तरफ पीली रेत फैली हुई थी। हम पूरी तरह से खो चुके थे। मेरे माता पिता ने हमें कभी मोबाइल फ़ोन रखने की अनुमति नहीं दी, इसलिए हम मदद के लिए फ़ोन भी नहीं कर सकते थे। हमारे पास नक्शा भी नहीं था। हम सभी 5 लोग कारवां से बाहर भागे। हमें जल्द ही एहसास हुआ कि जिस सड़क पर हम पिछली रात चले थे, वह खत्म हो चुकी थी। हवा ने पटरियों के बचे हुए हिस्से पर नर्म रेत उड़ा दी होगी। हम यह नहीं बता पा रहे थे कि किस दिशा में जाना है। मैं घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। टॉम गायब है। हम खो गए हैं और मैं जैक को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरे भाइयों ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। सौभाग्य से हमारे पास कारवां में ईंधन का एक अतिरिक्त टैंक और कुछ डिब्बाबंद भोजन था। हमने नाश्ता किया और एक दिशा में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। बहुत गर्मी थी। कारवां नर्म रेत में संघर्ष कर रहा था, लेकिन शुक्र है कि हम फंस नहीं गए। हम रेत के टीलों और कुछ सूखी झाड़ियों और पेड़ों से भी गुजरे, लेकिन कहीं भी लोगों का कोई निशान नहीं था। सौभाग्य से हम अंततः एक बजरी वाली सड़क पर पहुंच गए। हम पूरा दिन गाड़ी चलाते रहे। कुछ भी नजर नहीं आया। आखिरकार रेगिस्तान घास के मैदानों में बदलने लगा। रात होने तक हमें अभी भी सभ्यता का कोई संकेत नहीं मिला था। हमने रात के लिए कारवां रोक दिया। सूर्योदय से पहले मैं ईजे को कारवां का इंजन चालू करते हुए सुन सकता था। दोस्तों, मैंने अभी अभी ईंधन का आखिरी हिस्सा डाला है। हमें जल्द ही कुछ ढूंढना होगा। कई घंटे गाड़ी चलाने के बाद ईजे को आखिरकार दूरी पर एक केबिन दिखाई दिया। वाह, वो खुशी से चिल्लाया।
हमें उम्मीद थी कि केबिन में ऐसे लोग होंगे जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमने दरवाज़ा खटखटाया। नमस्ते, घर पर कोई है? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब हम केबिन में दाखिल हुए तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें लगी थीं, सभी अलग अलग उम्र और नस्ल के थे। घर में खिलौने बिखरे पड़े थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ काफी समय से कोई रहता हो। सब कुछ धूल मिट्टी से भरा और गंदा था। बेशक मेरे भाई रसोई में खाना ढूंढ रहे थे। वहाँ कोई खाना तो नहीं था, लेकिन कैंडी, चिप्स, सोडा और चॉकलेट के बैग थे। यह शायद किसी पुराने खिलौनों के संग्रहालय जैसा था, मेरे एक भाई ने कहा। दूसरे ने कहा, ये घर शैतानों से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि हम अपनी मर्जी से खत्म होने वाली कैंडी खा सकते हैं, और हमने ऐसा किया भी। मेरे भाई पूरी तरह से चॉकलेट, कैंडी और रिले चेहरे में लिपट गए। पेट भरते हुए हमने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे बाद कारवां का ईंधन खत्म हो गया। ओह नहीं, ईजे चिल्लाया। ये बरगद वाली सड़क के बीच में रुका हुआ है। हम पूरी तरह से सैंडल हुए थे और हमें पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। 5 दिनों तक हम कारवां में रहे, नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में कैंडी खाते रहे। हम दुखी थे। मेरे भाई लड़ने लगे। हमने पैदल चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम कारवां छोड़ना नहीं चाहते थे। ये हमारा घर था। टॉम के बारे में सोचकर हमें दुख होता था। क्या वह भी खो गया था? क्या वह हमारे बारे में सोच रहा था? फिर 5वें दिन एक चमत्कार हुआ। दूर से एक छोटा भूरा कारवां आता हुआ दिखाई दिया। उसमें जैक और उसका परिवार था। वे रुके और हमें पानी पिलाया। मैं उछल पड़ी और जैक को गले लगा लिया। शायद मेरी बदबू बहुत बुरी थी क्योंकि मैंने 1 हफ्ते से स्नान नहीं किया था। उसके माता पिता ने हमें निकटतम शहर तक ले जाने की पेशकश की। वे उस इलाके को अच्छी तरह जानते थे। हम सब उनके कारवां में शामिल हो गए। मैं और मेरे 4 भाई एक दूसरे के करीब बैठे थे। हम उनके छोटे कारवां के लिए बहुत बड़े थे। किसी कारण से जैक के माता पिता उसी सड़क पर वापस चले गए जिस पर से वे आए थे, जो केबिन की दिशा भी थी। लेकिन जैक के पिता ने कहा, तुम बस शहर से चूक गए। ये पास ही है। हमने इस बारे में तब तक कुछ नहीं सोचा जब तक जैक के पिता ने केबिन के बगल में कारवां नहीं रोक दिया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ईजे ने पूछा। जैक के पिता ने कहा, ये हमारा अवकाश गृह है। हम रात को यहीं रुकेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। हमारे पीछे आओ, जैक ने कहा। हम बाहर निकले और उनके पीछे केबिन में चले गए। आज तक मुझे नहीं पता कि हम बिना कोई सवाल पूछे उनके पीछे क्यों चले गए। लेकिन हम थके हुए थे, भूखे थे और ठीक से सोच नहीं पा रहे थे। जब हम वापस केबिन में गए तो ये पहले जितना गंदा नहीं था। दीवारों से तस्वीरें हटा दी गई थीं और रसोई में खाने का सामान भरा हुआ था। घर सामान्य लग रहा था, भले ही वो कहीं दूर था। ये किसी पुराने पारिवारिक घर जैसा लग रहा था। जैक की माँ ने हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। खाने के बाद हम नहा सकते थे। उसने लिविंग रूम के फर्श पर हमारे लिए बिस्तर बिछा दिया। मैं जैक से बात करने के लिए बहुत थका हुआ था और सो गया। सुबह 3 बजे किसी ने मेरा कंधा हिलाया। मिंडी, मिंडी, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने अपनी आंखें खोलीं। अभी भी बहुत अंधेरा था। मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि वह कौन था। मैंने उलझन में बड़बड़ाते हुए कहा, मिंडी, चलो चलते हैं। मेरे भाई जागने लगे। उनमें से एक चिल्लाया, टॉम, क्या ये तुम हो? ये तुम ही थे। ये टॉम था। वह सुरक्षित था। लिविंग रूम की लाइटें जल गईं और जैक के पिता दरवाजे पर खड़े थे। तुम कैसे बाहर निकल आए, छोटे बच्चे? टॉम वाकई कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। वह चिल्लाया, भागो, सब लोग भागो। जैक के माता पिता अपहरणकर्ता थे। ईजे ने जैक के पिता को धक्का दिया। वह फर्श पर गिर गया। जैक और उसकी माँ दरवाजे पर दिखाई दिए। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, वे चिल्लाए। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं थे। मैं और मेरे 5 भाई उनसे लड़े और भाग निकले। हम उनके भूरे रंग के कारवां में सवार हो गए। सौभाग्य से
चाबी अभी भी इग्निशन में थी और हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग गए। हम पीछे देखते रहे, ये सोचते हुए कि क्या जैक और उसके माता पिता हमारे पास आएंगे। हमें नहीं पता था कि उनके पास कहीं और कोई कार रखी है या नहीं। आखिरकार हमें सड़क के नीचे हमारा कारवां दिखाई दिया। सौभाग्य से भूरे रंग के कारवां में ईंधन का एक अतिरिक्त डिब्बा था, इसलिए हमने अपने कारवां का इंजन चालू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हमने दोनों वाहनों में चलने का फैसला किया। हम घंटों तक चुपचाप गाड़ी चलाते रहे और आखिरकार एक छोटे से गांव में पहुंच गए। हमने स्थानीय स्टोर से एक नक्शा खरीदा, अपने सभी ईंधन टैंक भरवाए और ढेर सारा खाना खरीदा। मैं और मेरे 5 भाई जैक और उसके परिवार से जितना संभव हो सके उतना दूर जाने के लिए कई दिनों तक गाड़ी चलाते रहे। हम समुद्र तट के पास एक छोटे से मछुआरे के गांव में पहुंचे। वहां स्थायी कारवां स्थान थे जहां हम अपना कारवां पार्क करते थे। हम पिछले 5 सालों से उस स्थान पर रह रहे हैं। टॉम ने कभी उन कुछ दिनों के बारे में बात नहीं की जब वह लापता था। उसने अपने अंदर ही सारी जानकारी दबा ली थी। जब मैं जैक की यादों को दबा रहा था, तो मैंने एक बार पुलिस नोटिस बोर्ड पर उसके और उसके माता पिता के चेहरे देखे, जिस पर लिखा था, अपहरणकर्ता चाहिए। लेकिन मैंने इस बारे में और अधिक जानने की जहमत नहीं उठाई। मैं इसके बारे में भूलना चाहता था।